तो सर, जैसे आपके अंदर कैसे ये आइडिया है कि आपको बॉडी बिल्डिंग करनी चाहिए? कुछ आपने किसी को देखा था, कोई आपका मोटिवेशन रहा होगा आपकी जब छोटे थे उम्र में? जब मैंने जिम शुरू किया था तो एक बॉडी टेम्पल करके हमारे यहाँ जिम होती थी, वहाँ से शुरू किया था। 11 महीने मेरे वहाँ पे ख़राब हुए तो ऐसे। तो सर, आपका जब आपने बॉडी बिल्डिंग से पहले जब आपके लाइफ चल रही थी, तो आपका उस टाइम वेट कितना था? सबसे बड़ी बात है आपको एनवायरनमेंट कैसा मिल रहा है। जब मैं वहाँ देखता था ना कि इस लेवल का एथलीट और उनके साथ वर्कआउट कर रहे, कुछ नहीं, आप सिर्फ उनको फॉलो भी करना शुरू कर दोगे ना तो आपको रिजल्ट आने शुरू हो जाएंगे। और उसका रिजल्ट ये हुआ, मेरा 6 महीने में सीधा 15 kg वेट बढ़ा। वाह! तो सर, जैसे आपके अंदर कैसे ये आइडिया है कि आपको बॉडी बिल्डिंग करनी चाहिए? कुछ आपने किसी को देखा था, कोई आपका मोटिवेशन रहा होगा आपकी जब छोटे थे उम्र में? तो छोटे बड़े वाले भाई हैं, वो कहते थे अरे तू कुछ खेल ले, तू गेम नहीं खेल सकता। मतलब जो ये कहते थे कि वेट नहीं बढ़ सकता, फिर वो कहने लगे तू गेम नहीं खेल सकता। आज का एपिसोड है एक ऐसे शख्स के बारे में जिसने तोड़ी करप्शन की कमर। मिस्टर गौरव कपिल, जो अकेले खड़े रहे, ना ही झुके, ना ही डरे और ना ही दबे, जिन्होंने अपने कंफर्ट को त्याग दिया यूथ बॉडी बिल्डर्स के लिए जिनके साथ अन्याय हुआ है, और जो बॉडी बिल्डिंग में एक नया रेवोल्यूशन लेके आए हैं। मैं आप सबका स्वागत करता हूं पब्लिक अलर्ट 24x7 में। चलिए शुरू करते हैं एंड लेट्स एंजॉय। गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू पब्लिक अलर्ट 24/7। कैसे हैं आप सर? धन्यवाद, आपने मेरे को मौका दिया और मैं बहुत अच्छे से हूँ, बहुत बढ़िया। कैसे रही आपकी जर्नी अभी तक की, यहाँ तक आने की? यहाँ तक आने की ये तो एक संघर्ष भरी रही है, पर जब जिस टाइम पे शुरू हुए थे, तो उस टाइम पे शुरू तो ऐसे हुए थे कि तू ये नहीं कर सकता, है ना? क्योंकि एक जैसे अगर देखें तो बॉडी बिल्डिंग में कैसे आया, तो मेरे बड़े भाई हैं, वो कहते थे अरे तू कुछ ही खा ले, कुछ ही कर ले, तू ऐसा का ऐसा ही रहेगा। तो करते-करते स्टार्ट यहाँ से हुए, देन करते-करते उसमें चलते-चलते ऑल इंडिया यूनिवर्सिटीज़ के मेडल, देन करते-करते वर्ल्ड चैंपियनशिप तक पहुँच गया। तो सिर्फ़ उस चीज़ को प्रूव करने के लिए कि, और उससे एक सीख मिली है। जब मेरे जैसा बच्चा उन चीज़ों को कर सकता है ना, तो कोई भी कर सकता है ना? तो ये यहाँ से शुरू हुआ, तो ऐसे। तो सर, आपका जब आपने बॉडी बिल्डिंग से पहले जब आपके लाइफ चल रही थी, तो आपका उस टाइम वेट कितना था? 48 केजी, 5 हाइट होती थी, जैसे सब बोलते हैं ना कि 20 के बाद जो है हाइट नहीं बढ़ती, और जिस तरीके के मिथ्स चलते आए हैं, हाँ जी। मेरी 8 इंच हाइट बढ़ी है। क्या बात कर रहे हैं? मतलब 20 साल के बाद 28 की एज तक आते-आते हाइट बढ़ी है। मैं खुद, बहुत सारी चीज़ें मेरे साथ ऐसी हुई हैं, जिनको मेडिकल साइंस नहीं मानता, पर वो मेरे साथ घटित हुई हैं। तो ये नहीं कह सकते, कोई कुछ भी कर सकता है, पर उस तरीके की ज़िद होनी चाहिए। हाँ, ज़िद्दी बचपन से हूँ, है ना? तो ज़िद होनी चाहिए, जुनून भी फिर अपने आप ही आता चला जाता है जैसे-जैसे। तो सर, जैसे आपके अंदर कैसे ये आइडिया है कि आपको बॉडी बिल्डिंग करनी चाहिए? कुछ आपने किसी को देखा था, कोई आपका मोटिवेशन रहा होगा आपकी जब छोटे थे उम्र में? हाँ, मेरे यहाँ पे जिन्हें मैं गुरु मानता हूँ, योगेश भैया हैं, जी। और उनको देखा करता था। वो घर के नीचे जैसे एक सेंटर था, तो वो वहाँ पर आया करते थे। तो वो जैसे अंदर जाते थे, तो बैठ के ऊपर से इंतज़ार करता रहता था कब आएँगे, देखूँगा। तो इंस्पिरेशन मेरी वहाँ से शुरू हुई। इतने बड़े शरीर में, मतलब अगर देख के बात करें, तो चीज़ें वहाँ से शुरू हुई। उनको देखता था, फिर उस जिम तक पहुँचते-पहुँचते तब भी मुझे 2 साल लग गए। उनको देखते-देखते कि मैं जिम में जाऊँगा, ऐसा बनूँगा, तो ऐसा करते-करते वो हैं। फर्स्ट टाइम मैंने उनको देखा था, योगेश पवार उनका नाम है। उनको देखा था, और उन तब दिमाग में आया यार, करना चाहिए। और देख के उन्हें ये भी लगता था यार, शरीर ऐसे भी होते हैं। इतने बड़े थे शरीर में वो, उनकी बाइक पे, और अब अलग ही, मतलब अगर हाथ निकाले तो आदमी ये कहेगा कि ये पैर किसने निकाल दिया बाहर। इतने बड़े शरीर में, मैं वाक़ई में कहता हूँ, इतना सुंदर बिल्ड था। मेरे पास भैया के कुछ फ़ोटोज़ हैं कि मैं नहीं मानता, मतलब अल्टीमेट। ओह! तो सर, जैसे आपने बताया कि आपके वो मोटिवेशन रहे हैं वही आपके, तो आपने कब जाके जिम जॉइन किया? आपने क्या उनसे स्पेशली ट्रेनिंग ली कि आपने अलग से ही अपना स्टार्ट किया जिम? नहीं, मेरा जो फर्स्ट जिम होता था, क्योंकि भैया से मैं आज भी, अगर भैया की बात करूँ, तो आज भी मैं उनसे नज़र मिला के बात नहीं कर सकता। जब मैंने जिम शुरू किया था, तो एक बॉडी टेम्पल करके हमारे यहाँ जिम होती थी, तो वहाँ से शुरू किया था। 11 महीने मेरे वहाँ पे ख़राब हुए हैं। मतलब 11 महीने वहाँ पे किया, तो एक तरीके से हम वहाँ पे खरगोश थे, हमारे ऊपर एक्सपेरिमेंट होते थे। तो
11 महीने में 48 किलो से 51 किलो का हुआ था। और वही ज़िद में करना है क्योंकि सब उस चीज़ के लिए चोक करते रहते थे, तेरा कुछ नहीं होने का, तेरा कुछ नहीं मिलेगा। तो करके जो है फिर उसके बाद मैं, क्योंकि जब आप कुछ अच्छा करते हैं ना और समाज में एक अलग है, जी। तो आपकी ऑटोमेटिकली एक छवि नेगेटिव बना दी जाती है। ऐसा तो वो ऐसा होता है कि आप चलेंगे तो भैया के जो जैसे सारे जितने अच्छे एथलीट हैं ना और आज भी इंटरनेशनल लेवल, तो सब लोग वहीं से निकले हुए हैं। तो कि वहाँ पे तो इन चीज़ों का मिसयूज़ होता है, इन चीज़ों का तो एक इस तरीके के मिथ्स भी थे। तो फिर मन बनाया कि उन चीज़ों के लिए मैं जाऊँगा। यार कोई ज़बरदस्ती मुझसे बिना पूछ कहे थोड़ी ना कोई कुछ खिला देगा मेरे को। बिल्कुल। तो गया। सबसे बड़ी बात है आपको एनवायरनमेंट कैसा मिल रहा है। जब मैं वहाँ देखता था ना कि इस लेवल का एथलीट और उनके साथ वर्कआउट कर रहे, कुछ नहीं आप सिर्फ़ उनको फ़ॉलो भी करना शुरू कर दोगे ना, तो आपको रिज़ल्ट आने शुरू हो जाएँगे और उसका रिज़ल्ट ये हुआ मेरा 6 महीने में सीधा 15 केजी वेट बढ़ा। वाह! तो फिर भैया ने देखा, तो बोले कि छोटू तगड़ा हो गया, अब तू तैयारी कर। तो तब मैंने कहा भैया अभी तो 20 दिन रह गए इवेंट में, कि मुझे पता तू कर लेगा। तो बड़े वाले भाई हैं वो कहते थे अरे तू कुछ ही कर ले, तू गेम नहीं खेल सकता। मतलब जो ये कहते थे कि वेट नहीं बढ़ सकता, फिर वो कहने लगे तू गेम नहीं खेल सकता। तो करते-करते आप ये देखिए कि इसी जिद में सब चीज़ें होती चली गई और 2010 में मैं वर्ल्ड चैंपियनशिप खेला। वाओ! अमेज़िंग सर। ओके। तो सर जैसे आपने बोला कि 6 महीने में आपका वज़न गेन हो गया था, तो आपने ऐसी क्या डाइट ली थी अपनी लाइफ़ में? मैं देखिए मैं उस चीज़ को ये नहीं कहूँगा क्योंकि खिलाड़ी की अपनी ज़रूरतें हैं। बिल्कुल। एक आम आदमी को अपना जो लाइफ़स्टाइल है उसके अकॉर्डिंग चलना चाहिए। एथलीट की अपनी ज़रूरतें हैं, तो सप्लीमेंट्स भी उस तरीके से यूज़ होते हैं, लेकिन विश्वास तब भी, क्योंकि ऐसा है ना बॉक्स में मेरे को क्या बंद करके दे दिया, उस पे मैं विश्वास नहीं कर सकता, है ना? लेकिन जो मैं नेचुरली खा रहा हूँ, उसमें पता है कि इसमें वो चीज़ पाई जाएगी। तो नेचुरल डाइट इतनी ज़्यादा थी, बढ़िया से भर के खाते थे और अगर बताएँ और अब की जनरेशन खाए तो मुझे लगता है पेट खराब हो जाएगा। और अगर आज की बात करें तो बहुत सारे बॉडी बिल्डर्स ऐसे हैं जो दूध अवॉइड करते हैं। ऐसा ही? उनके अपने स्किन टोन और सब चीज़ें हैं, उनको लेके वो अपने बॉडी टाइप के अकॉर्डिंग करते होंगे, लेकिन मेरे कुछ साथी इस तरीके के हैं कि हम लोग दूध में बहुत विश्वास दबा के दूध पीते हैं। ये बात है कि मैंने प्रेफ़रेंस हमेशा गाय के दूध को दिया क्योंकि घर में गाय होती थी। भैंस का दूध जब मैंने पिया तो मैं कहते तो भैंस ऐसे ही करता नहीं हुई थी। तो वो 2 महीने के लिए मतलब था, नहीं तो मैंने पूरे अपने जीवन के अंदर मैंने जी। गाय का दूध पिया। और फिर जब मैं दिल्ली आ गया, तो यहाँ के छूटा तो मैंने फिर यहाँ अपने आप ही महसूस होने लगा कि यार क्या चीज़ें छोड़ के मैं यहाँ पे आ गया। तो फिर वापस से अपने शहर। गाँव-गाँव रहता है। तो सर जैसे आपने बताया आप दूध पीते थे, भै गाय का दूध। तो कहते हैं कि जो दूध है उस गाय का दूध उसमें वो हल्का रहता है बॉडी के लिए और भैंस का ज़्यादा फैट देता है। तो जो हम लोग ये प्रोटीन की बात करते हैं तो इसके अंदर भी दूध से ही बनता है आई वो थिंक? हल्का और भारी उसमें फैट परसेंटेज की वज़ह से है। अगर फैट की मात्रा देखेंगे तो भैंस का दूध फैट के कारण ही भारी महसूस हुँ, होता है। हुँ। गाय का इसीलिए लाइट है। और इस चीज़ में मेरे पापा ने बहुत मेहनत की है मेरे ऊपर। बारिश हो, कुछ भी हो, उन्होंने गाँव में नियमित जाना, मेरी ज़रूरत का दूध वो आना ही आना है और उतना दूध मैंने चाहिए ही चाहिए। कितना दूध पीते थे? अब वो ठीक नहीं है ना उस तरीके का। 1 लीटर 2 लीटर दिन का? नहीं, उससे काफ़ी ज़्यादा। क्या बात कर रहे हो? मैं खुद कहता हूँ जितनी डाइट मैं लेता था, अगर अब जनरेशन, और वाक़ई में मैं कह रहा हूँ आप पुराने बॉडी बिल्डर से पूछ लीजिएगा, उनका नेचुरल इनटेक पे बहुत ज़्यादा ज़ोर रहता था। उनके डाइट्स आप सुनेंगे अगर आज की जनरेशन उन चीज़ों के लिए, तो डेफ़िनेटली पेट खराब हो जाएगा। तभी मैं सोचूँ आप 30 के लगते हो क्योंकि आज की जनरेशन का आप देखो, बच्चे बड़े लगते हैं, वो देखने में लगते हैं जैसे जो एक चीज़ बोलते हैं ना, जैसा खाए अन्न वैसा हो जाए मन, हुँ। हमारी, और दूसरा कैसा मैं सोचता हूँ। हम लोग जैसे कहते हैं ना, एक बड़ों की तरह व्यवहार करने लग जाओगे तो वो चीज़ें आपके चेहरे पे और फिर आपके मन में, दिमाग में कुछ और चलता है, जी। तो वो आपके चेहरे पे नज़र आना शुरू हो जाएगा। हमने खिलाड़ी स्पोर्ट्समैन में और एक फ़िटनेस एक्टिविटी करने वाले में बहुत फ़र्क है। हुँ, हुँ। खिलाड़ी के पास इतना टाइम नहीं होता कि उसकी दिनचर्या वही एक तपस्या की तरह शुरू होएगी
सुबह उठना, अपना वर्कआउट करना, देन अपनी डाइट, फिर आराम, फिर शाम की ट्रेनिंग का टाइम हो गया, उसकी दिनचर्या, उसकी दुनिया वो हो जाती है। खिलाड़ी का असली संघर्ष ना जब वो गेम छोड़ देता है और समाज के बीच में आता है तब शुरू होता है, और सबको ये लगता है उस टाइम पे, क्योंकि जो व्यक्ति कम बैठ रहा है समाज में आके, जी। तो वो मैंने मैक्सिमम यही शिकायत सुनी है कि यार उसमें एटीट्यूड है। जी। मतलब जैसे अन्य खिलाड़ियों के लिए मैंने मतलब बोल देते हैं लोग, हुँ, जो व्यक्ति जब समाज में आके बैठ रहा है, समय नहीं दे पाया, जब वो समय नहीं दे पाया तो ऐसा लगेगा ना कि एटीट्यूड, वो कुछ भी बोल देगा। जो एक्चुअल खिलाड़ी है वो मन से चलता, दिमाग नहीं लगाता। जी। जो उसके मन में होगा तुरंत बोलेगा। कोई चीज़ होगी इसलिए लगेगा अरे ये तो खिलाड़ी अक्खड़ होते हैं, अक्खड़ नहीं होते हैं। जो है मन से है, उसने अपने उस काम को इतनी तल्लीनता के साथ दिया, वो बाकी चीज़ों पे ध्यान ही नहीं दे पाया। उसने तपस्या उस चीज़ के ऊपर करी, तो एक आम जीवन के अंदर जो चीज़ें चल रही हैं उस उधर उसका ध्यान नहीं गया। तो जब समाज में आया तो उसमें उसका क्या दोष है? बिल्कुल। हमें तो उसे सपोर्ट करना था। अब काफ़ी जगह ऐसा हो जाता है कि मिसगाइड हो जाते हैं। मिसगाइड करने वाला भी तो ये समाज है, वो अपने आप से थोड़ी ना हो गया, है ना? तो वो चीज़ें हैं। तो ब खिलाड़ी जो है ना, बहुत प्यारा है उनका। तो सर आपकी जो फर्स्ट आपने कॉम्पिटिशन खेला होगा अपनी बॉडी बिल्डिंग में, वो किस उम्र में खेला था आपने? 2004 2004 उस टाइम आपकी एज क्या थी? उस टाइम पे आई हाँ जी। थिंक 22। वाओ! और आप उसमें जीते थे? हाँ, तो हाँ, जो फर्स्ट इवेंट था मेरा 24 अक्टूबर। 24 अक्टूबर डेट थी उसकी, और हमारा क्लब हुआ था मिस्टर क्लब। हमारा मिस्टर क्लब भी इतना टफ होता था कि वो डिस्ट्रिक्ट भी निकाल देगा बच्चा हुँ, और स्टेट तक निकालेगा। तो मेरी अपनी कैटेगरी में 5th आई थी। वाओ! लेकिन वो ऐसा रहा कि उसके बाद जो एनर्जी मिली, नेक्स्ट ईयर जब पार्टिसिपेट किया, तो डिस्ट्रिक्ट भी फर्स्ट, स्टेट भी फर्स्ट, फेडरेशन कप में आई थिंक बेस्ट 5 और नहीं बेस्ट 10 में आया था तब मैं। फिर ऑल इंडिया यूनिवर्सिटीज़, तो ऐसे चलता, मतलब आप करेंगे तो ऐसा नहीं है कि रिज़ल्ट ना आए, हुँ, हुँ। पर मेन ये है कि आप उस चीज़, आपकी प्रायोरिटी क्या है? अगर आप ये सोच रहे हैं ना, जैसे आज के बच्चों का रहता है कि मुझे दोस्तों के साथ भी जाना है, हुँ, मुझे रिश्तेदारियों में भी जाना हुँ, है, हुँ। और मेरे को यार बॉडी भी चाहिए। जी। नहीं, आप डिसाइड करोगे आपकी प्रायोरिटी क्या है। अगर आपकी प्रायोरिटी आपका गेम है, तो बाकी चीज़ें छोड़नी होंगी। आपको उतनी ही, आपकी प्राथमिकता डिसाइड करेगी। अरे जब आप घर के अंदर अगर बात करें तो आप ही से पूछ लूँ कि आप घर में सबसे ज़्यादा प्यार किससे करते हैं? है ना? हुँ, हुँ। आप प्यार भी जब प्राथमिकता के आधार पे कर रहे हैं, तो आप कैसे डिसाइड कर लेंगे उन चीज़ों को लेके कि आपको मिल जाए? तो मैंने बोला ना, खिलाड़ी का जीवन तपस्या है। उसकी प्रायोरिटी उसका गेम है पहले, उसका खेल है। इसलिए वो उस चीज़ को, और जो उन चीज़ों में अलग आ जाता है, इसीलिए वो भीड़ से अलग हो जाता है बट तुरंत। ऐसा कहते हैं ना कि हमें लाइफ में चीज़ें बैलेंस करके रखनी चाहिए। आई बिलीव प्रायोरिटीज़ अच्छी होती हैं बट फैमिलीज़ भी हैं, फ्रेंड्स भी हैं, बाकी आई उन थिंक ची बैलेंस रहना चाहिए, राइट? उन चीज़ों को मैं मतलब या तो मैं उस चीज़ को आपको समझा नहीं पाया। जैसे आप कह रहे हैं ना, फैमिलीज़, हुँ, हुँ, खिलाड़ी सब चीज़ करता मिलेगा, हुँ, लेकिन मैंने बोला तपस्या, हुँ। वो पहले प्रायोरिटी, मतलब आप जीवन में कुछ अगर हासिल करना चाह रहे हैं, अगर उसको प्राथमिकता नहीं दोगे, क्योंकि अगर आज आप कुछ अचीव करोगे ना, तो वो कहीं न कहीं आपके परिवार से जुड़ा हुआ होगा। भाई सीधी-सी बात है, मेरे गुरु ने, योगेश भैया ने मेरे पेरेंट्स को बोला था इस चीज़ के लिए कि अब तक ये आपके नाम से जाना गया, आगे आप इसके नाम से जाने जाओगे। तो किसको मिला? आपके पापा को। यस। मैं कहीं भी जाता हूँ तो बात ये होती है गौरव के पापा हैं। हुँ, क्यों? ये संघर्ष उनका किसी ने नहीं देखा कि भाई वो बारिश हो रही है या कुछ भी हो रही है, उन्होंने गाँव में जाना, मेरे लिए दूध लेके आना, हुँ। है ना? तो वो पीछे का संघर्ष किसी को नहीं पता। तो अगर उन्होंने चीज़ें खोई हैं, तो उस टाइम पे मैंने भी तो खोई। तो कहीं तो कुछ तो खोना पड़ेगा ना, अगर कुछ अलग पाना है। तो ऊपर वाला सबको बैलेंस करके भेजता है, अब डिसाइड हमने करना होता है कि हमें क्या चाहिए जीवन से। बिल्कुल। तो ये चीज़ है। तो सर जब आप कॉम्पिटिशन्स लेते थे, जाते थे अपने कॉम्पिटिशन्स में, तो वहाँ पे कैसा लगता था, कैसी फीलिंग आती थी कि आप अपने पोजेज़ मार रहे हो एंड क्राउड आपको चीयर कर रहा है? उस टाइम कैसा कैसा फील होता था आपको? मैं बताऊँ, सबसे पहले जब जब सबसे पहला इवेंट हुआ,
तो वही पतला-दुबला सा था, एकदम से बड़ा ना थोड़ा ना हो जाना सा। तो स्टेज पे अब जैसे पीछे से स्टेज से एंटर करना था आगे के लिए, तो सब लाइन में खड़े थे, कोई आगे की तरफ ना चले। मिस्टर क्लब था। तो मेरे शब्द एक ही थे, मैंने कहा मैं जाऊँगा। रीज़न, मैंने कहा अगर इस भीड़ में दम होता ना, तो ये यहाँ खड़ी होती। इनमें अलग है, इसलिए हम यहाँ पे हैं। सबसे पहले पहुँच गया था। क्या बोलूँ, कागज़ी सा था, पहुँच गया। 65 केजी मेरा वेट उस टाइम पे आया, नहीं 63 आया था। 63 वेट आया था मेरा, और जाके खड़ा हो गया। तो जब आप जीते अपने कॉम्पिटिशन्स, तब क्या फीलिंग थी आपकी? तब आपके माइंड में क्या आया कि पता नहीं, एक चीज़ मैंने अपने अंदर नोट किया है। हुँ, जैसे कोई इवेंट जीतता था ना, एक खुशी सी नहीं होती थी। कैसे? मतलब जैसे सब मेडल मिला और चीयर करना, वो सब चीज़ें, वो चीज़ मेरे साथ मैंने कभी फ़ील नहीं की कि अगर मेरे को कोई चीज़ दी तो उसके लिए मैं उस तरीके, पता नहीं, आज मेरे से कोई खुद की भूख भी पूछे तो मैं बता नहीं पाऊँगा कि मेरी एक्चुअल भूख क्या है। क्योंकि वहाँ तक खेलने के बाद भी मुझे कोई खुशी उस तरीके की, जैसे सब लोग स्टेज पे सेलिब्रेट करते हैं, सब करते हैं, चुपचाप जाता था और चुपचाप आ जाता था। पर ये था कि मन में एक जैसे अपनी तसल्ली होती है कि हाँ, मैं अच्छा लग रहा था, बस उसलिए खेलता था। तो ऐसा कुछ नहीं, कभी ऐसा महसूस नहीं किया कि ये चीज़ अचीव की और उसको मैं इतने हाई लेवल पे या उस तरीके से। अच्छा, उस टाइम पे सोशल मीडिया और ये सब इतना ज़्यादा एक्टिव भी नहीं था, जैसे आज है, उस टाइम पे था नहीं। अगर आप मेरे से मेरे फ़ोटोज़ माँगोगे ना, तो मैं किसी और से माँगने पड़ते हैं मेरे से। मतलब जैसे आज जो है कि जैसे एक लाइन चलती है ना, जो दिखता है वो बिकता जी, है ना? तो मुझे फ़ोटो खिंचवाने का भी शौक नहीं था। नाइस। आपको बस अपना काम ही करना है, दैट्स इट। हाँ, अपने अपना चुपचाप गया, चुपचाप अपना जैसे कहीं इवेंट के लिए मान लिया बाहर गया, तो अदर डिस्ट्रिक्ट में, अदर स्टेट में, तो चुपचाप जाता था, अपना आराम करता था, इवेंट खेलता था, जुगा तो वापस आ जाता था। जैसे सब जा रहे हैं तो कोई घूमने जा रहा है, कोई कुछ कर रहा है, नहीं, इवेंट खेला, देन सीधा अपने घर ओके। और अगले की तैयारी में लग गए। ओके, तो जैसे आजकल के लोग हैं, उन लोगों को जॉब भी करनी है, साथ में जिम भी करना है और बाकी चीज़ें भी करनी है। तो कभी आपके माइंड में ऐसा है कि अब मैं ठीक है बॉडी बिल्डिंग कर रहा हूँ, तो साथ में कुछ जॉब भी करूँ, कुछ सपोर्ट के लिए, खुद के अर्निंग के लिए साइड बाय साइड, कुछ ऐसा आपके माइंड में अपने है? एक्सपेंसेस तो कहीं न कहीं से पूरे करने होंगे, क्योंकि सारी चीज़ें तो आप घरवालों के ऊपर नहीं डाल सकते, बिल्कुल। है ना? क्योंकि जैसे आप कह रहे हैं कि मुझे जॉब भी करनी है, ये सब करनी है, आप उसको टाइम दो और आप उसी मन से दो कि मेरे को प्रोफ़ेशनली, तब जाके आप कुछ अचीव कर पाओगे। लेकिन मैं इतने टाइम के अंदर ये चीज़ कर दूँ और उसके लिए आप जो है ना अपनी पॉकेट, हुँ, यानी उसका पता क्या, वो ज़्यादा लंबे टाइम नहीं चल पाएगा। हुँ, आप, क्योंकि बहुत एक्सपेंसिव गेम है, चीज़ें आपको चाहिए, तो आप फालतू में कर्जे की तरफ बढ़ जाएँगे। या तो आपके पास उतना हो, है ना? तो आप उतना टाइम दे पाएँगे। जब आप कर ही जॉब रहे हैं, है ना? तो आपने करना उसी में से ही है। तो आप, और फिर एक टाइम ऐसा आता है कि इसमें एक्सपेंसेस बढ़ते हैं, कम नहीं होते। जी। जैसे-जैसे लेवल आपका बढ़ेगा, ऐसे ही आपकी ज़रूरतें बढ़ेंगी। तो मैंने बहुत खिलाड़ी ऐसे देखे हैं कि वो प्रिपरेशन कर रहे हैं और कर्ज़ा उठा के कर रहे हैं। यानी क्या हुआ, आप कर्ज़ा उठा के आज ये इवेंट तो खेल लोगे, कल को उस कर्ज़े को चुकाने के लिए आप इस एक्टिविटी से बाहर आओगे या और कर्ज़ा लोगे। कैसे? तो आप क्या लंबा गेम कर पाओगे? एक दिन हताश होगे और छोड़ के बैठोगे और फिर कोसोगे उस गेम को, है ना? तो वो चीज़, ऐसा नहीं है, आप स्टार्ट एक, अपनी बॉडी को समझो, सबसे बड़ी बात है हुँ, यहाँ पर। जो है ना कि एक समस्या बहुत आ रही है अभी, लेकिन गवर्नमेंट ने उस पे भी काम करना शुरू किया है। काउंसलिंग, हम अपने आप से किसी को देख के जज ना करें कि यार, कि मैं ये वाला गेम कर लूँ, क्योंकि ये चलन बहुत आया। अगर पिछले कुछ सालों में हम देखें तो पेरेंट्स भी खुद से डिसाइड कर देते हैं बच्चे के लिए कि मैं इसको ये बनाऊँगा। पहले ये समझो कि वो बच्चा का बॉडी टाइप किस तरीके का है, मुझे किस गेम में उसको डालना चाहिए। ये जानना बहुत ज़रूरी है कि जैसे जब कंडम मल्लेश्वरी जी वेट लिफ्टिंग में मेडल लगा के आई, तो वेट लिफ्टिंग में जैसे गर्ल्स का बढ़ा, ऐसे ही मीराबाई चानू जी मेडल लगा के आए, तो वो चीज़ों को जानना शुरू हुआ, लड़कियों को भी लगा हम ये कर सकते हैं, तो वो क्रेज़ बढ़ा। फिर
नीरज चोपड़ा जी, तो जेवलिन का क्रेज बढ़ा। तो हम ना चीज़ों को देख के डिसाइड करता है। अब कोई इस बात को किसी ने सोचा कि पहले जेवलिन में मेडल नहीं आया हमारा, तो नीरज जी अगर इस बात को देख के गेम तय करते कि इस गेम में मेडल आया, मैं तो ये गेम खेलूंगा, तो क्या वो संभव था? बिल्कुल। क्या नीरज चोपड़ा को वो इस तरीके से जान पाता? नहीं जान पाते। उन्होंने अपने शरीर को समझा कि मैं यार बना किस लिए हूँ, ये जानना ज़रूरी है। अब जैसे मैं बता रहा हूँ, मैं पतला-दुबला था। अगर किसी से आप बात करेंगे उन चीज़ों को लेके, तो वो यही कहेगा कि बॉडी बिल्डिंग के लिए नहीं बना, मैं एथलीट अच्छा था। रनिंग जो हमारे स्प्रिंट्स थे, वो बहुत अच्छे लगाता था। जी। लेकिन बात वहीं आके रुक जाती है कि कोई गाइड करने वाला था ही नहीं कि आपको करना क्या चाहिए, कि आप बने किस लिए हो? तो ये वाली चीज़, तो ये हमें तय करना होगा। ठीक है। ओके। तो जैसे बॉडी बिल्डिंग में आजकल सब लोग घुसना चाह रहे हैं, मतलब मोस्टली हमारे जो यंग जनरेशन है, वो उन लोगों को अच्छा दिखना है, अपने कपड़ों में अच्छा दिखना है, लोगों के सामने अच्छा दिखना है, कहीं जाते हैं तो हाँ, हम हट्टे-कट्टे दिखें। तो ऐसा क्यों आ रहा है उन लोगों के माइंड में? लाइक लोग उसको एज़ अ फैशन स्टेटमेंट ले रहे हैं रेदर देन स्पोर्ट्स। ऐसा क्यों होता अभी है? मैं पिछले कुछ समय पहले तक जब मैं यहाँ दिल्ली में भी था, तो एक आम जनमानस भी ऐसे ही सोचता है चीज़ों को। तो जैसे अगर मैं निकला हूँ, तो वो बाउंसर कह देते थे। मैंने कहा नहीं, मैं खिलाड़ी हूँ, है ना? तो वही चीज़ उन्होंने उस चीज़ को लेके कि मुझे जो है अच्छा दिखना है, ये सब चीज़ें। अरे अगर आप प्रोफ़ेशनली उन चीज़ों को नहीं करना चाहते ना, तो आप प्रॉपर उन सोर्सेज़ का यूज़ करें कि जो अ, प्रॉपर आपके लिए हेल्पफुल हो, हुँ, एक हेल्दी लाइफ़स्टाइल के अकॉर्डिंग उन चीज़ों को आप करें, तो वो लंबे ड्यूरेशन तक चलेंगी बिल्कुल। और वो नज़र आती हैं। ऐसा नहीं कि आप शॉर्ट सोच के चलेंगे ना, इतने टाइम में ये कर दूँ। तो एक बात बताइए, आप जब से पैदा हुए, इस हाइट तक लेने में कितना समय लगा आपको? कितने साल लगे? शरीर है ना, बिल्कुल। हर एक के शरीर की अपनी एबिलिटी है, हर एक का अपना मेटाबॉलिक रेट है, जी, सब चीज़ें उसके अकॉर्डिंग होती हैं। बॉडी अपने एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड में उतना ही अपने आप को ग्रो देती है। जी। आप अदर सोर्सेज़ से उसको ज़्यादा करने का प्रयास करते हैं, वो पर वो स्टेबल रे नहीं होता है उन चीज़ों का। तो ये आप तय करें, जो आपकी लाइफ़स्टाइल जो है आप उसके अकॉर्डिंग करें उन चीज़ों को। नहीं तो ज़्यादा लंबा नहीं चल पाएँगे। लंबा नहीं चल पाएँगे मतलब आप उन चीज़ों को करेंगे तो, पर कितने टाइम आप अपने ऑफ़िस लाइफ़ और सोशल लाइफ़ इन चीज़ों से दूर रहेंगे। फिर थोड़े टाइम बाद चीटिंग लगने लगेगी और फिर अपने आप ही कहेंगे कि यार क्या क्या काम पकड़ लिया ये, चल। तो वो चीज़। अब जैसे मैं ना आजकल बहुत यंग जनरेशन को देखता हूँ, मतलब 9th क्लास के बच्चे, वो जिम भी नहीं जाते हैं, बट वो कहते हैं, पतले-पतले होते हैं, वो कहते हैं हमें क्रेटीन चाहिए, हमें प्रोटीन इनटेक लेना है। आई मीन इतनी छोटी एज में क्रेटीन, प्रोटीन, क्या ये सही चीज़ है बच्चों के लिए? वो ग्रोइंग एज है। बॉडी अपने आप ही उसके अंदर इतना रिस्पॉन्स कर रही होती है, उसका रिकवरी सिस्टम इतना फ़ास्ट होता है, तो वो अगर एक मैंने बोला ना गाइडेंस, हुँ, हुँ। डिपेंड ये करता है कि आप जहाँ जा रहे हैं, एक बार उनका भी पता कर लें, जी, है ना? ठीक है, उनके लिए कुछ लोगों के लिए प्रॉपर ये बिज़नेस है, तो उसमें वो इन चीज़ों की परवाह नहीं कर रहे हैं कि यार किसी का बच्चा है, तो हुँ, पेरेंट्स की वो इन्वेस्टमेंट है जिसके अंदर वो अपना भविष्य देख रहे हैं। हुँ, हुँ। यानी कोई उनकी पेंशन तो बंधी हुई नहीं है, वो बच्चा ही उनकी पेंशन है, जिसमें वो अपना भविष्य देखते हैं। जी, तो जब जो चीज़ आप अपने बच्चों को नहीं दे सकते, कम से कम यार सामने मतलब मेरा कहना ये है कि तब आप बेहतर हैं जब आप सलाह सही दें। हुँ, क्या उसके शरीर को उस चीज़ की ज़रूरत है? मैंने स्टार्टिंग में बोला कि मेरी हाइट तब बढ़ी, वो रीज़न क्या था? मेरा नेचुरल इनटेक, वर्कआउट, वो मिथ्स निकालने दिमाग से, वो निकलने ज़रूरी हैं बिल्कुल। कि मैं वेट लिफ्ट करूँगा तो हाइट छोटी रह जाएगी। अरे मेरे जो जेनेटिक्स है ना, वो वर्क करेंगे ही करेंगे। जब मैं देखिए, मैं नियम से अपने आप को पहले मैं क्या था वर्कआउट जब नहीं करते थे, गेम नहीं करते थे, कुछ भी खाया, कोई डिसिप्लिन नहीं लाइफ में, कुछ नहीं, तो कहाँ से रिज़ल्ट आने? गेम की तरफ बढ़े, लाइफ में डिसिप्लिन आया, तो ऑब्वियस है कि रिज़ल्ट आना है। वही चीज़ इन बच्चों के लिए है, आपने कुछ नहीं करना। जो अपने साथ की देख लो और अपनी जितनी मेरी डाइट है, ईटिंग हैबिट्स हैं, मैं उनको सुधार लूँ, तो आपको रिज़ल्ट आ जाना है। बिल्कुल। ओके सर। तो आपने अपनी लाइफ़ में इतना कुछ अचीव कर लिया है, अब आपको क्या लगता है आप आगे क्या करेंगे अब? अभी जो अचीव करने की बात करें, अभी पूरा अचीव नहीं किया, क्योंकि जो मैं अचीव नहीं कर पाया
मैं उसके लिए चाहता हूँ कि आने वाली जनरेशन उन चीज़ों को अचीव करे, तो मैं उन चीज़ों के ऊपर काम कर रहा हूँ। जैसे कि क्या? जैसे कि अगर बात करें कि अपने प्रदेश की बात करूँ मैं बात तो ज़िले से शुरू हुई थी, जी। फिर प्रदेश की बात करूँ तो हमारे यहाँ एक संस्था है, यूपी बॉडी बिल्डिंग एंड फिटनेस जी। एसोसिएशन। उसका रजिस्ट्रेशन अभी डिप्टी रजिस्ट्रार कार्यालय मेरठ, चिट्स फर्म्स एवं सोसाइटीज़ से निरस्त किया गया। कारण जी। उनके द्वारा खिलाड़ियों को लगातार भ्रमित किया जा रहा था, गुमराह किया जा रहा था कि हम भारत सरकार से मान्यता प्राप्त है, जबकि मान्यता नहीं है। कारण मैंने ये चीज़ की सूचना खेल मंत्रालय से ली। हुँ। उन्होंने बताया कि भारत में कोई संस्था बॉडी बिल्डिंग की अभी मान्यता प्राप्त नहीं है। तो जी। मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा सूचना माँगी कि क्या आपका नाम और लोगो चिन्ह जो है इस्तेमाल किया जा सकता है? तो उन्होंने कहा कि नहीं, ये पनिशेबल ऑफ़ेंस की श्रेणी में आता है। जी। तो जो इस संस्था की, फिर उनसे पूछा कि भई पनिशेबल ऑफ़ेंस की श्रेणी में है, तो फिर इस तरीके से आपके नाम का इस्तेमाल हो रहा है। तो और तो जब इस्तेमाल होगा तो ऑब्वियस है कि किसी की अपनी व्यक्तिगत स्वार्थ सिद्धि ही होगी, नहीं तो इतना साहस कोई नहीं कर सकता कि सरकार के नाम का दुरुपयोग करे, बिल्कुल। जिसको अधिकार नहीं है। तो उन्होंने वार्निंग लेटर जारी किया उन लोगों को। लेकिन मेरी ज़िम्मेदारी बनती थी कि पहले मैं अपने प्रदेश में हो रहे इस भ्रष्ट संस्था के विषय में संज्ञान में लाऊँ, कंप्लेन की, इसमें साक्ष्य प्रस्तुत किए तो इसके अंदर संस्था के रजिस्ट्रेशन को निरस्त कर दिया गया। क्योंकि कोई भी संस्था जब रजिस्टर्ड होती है, तो अगर उसका कोई भी कृत्य ऐसा है जो समाज हित में ना हो, है ना? गुमराह करने वाला हो, तो उसमें अधिनियम है, उस नियम के अंतर्गत संस्था को निरस्त कर दिया जाता है। तो इसमें जो इस इनको निरस्त किया गया, उसमें भी आधार यही है कि स्वयं को आपने मान्यता प्राप्त बताया जी। है ना? और आपने उसके नाम और चिन्हों का इस्तेमाल किया, ये भी उन्होंने स्वीकार कर लिया है। हुँ, हुँ। क्योंकि स्वीकार इसलिए कर लिया कि उन्होंने रजिस्ट्रार महोदय को भी गुमराह करने की कोशिश करी। जवाब इस तरीके से दिया कि नहीं, वो जब हमारे पास वार्निंग लेटर आ गया, हमने उसके बाद नहीं इस्तेमाल किया। यानी आपने पहले इस्तेमाल किया ना, जी। क्यों कर रहे थे? भई अगर मेरा ड्राइविंग लाइसेंस एक्सपायर कर जाए, हुँ, हुँ। तो क्या मेरा चालान नहीं कटेगा? सरकारी दस्तावेज़ है, कटेगा ना। बिल्कुल। वो अब शे चालान कटना यानी वो एक घटना घटित हो गई, इसीलिए मेरे को फ़ाइन देना पड़ा ना। जी। तो वही चीज़, आप युवाओं के भविष्य की बात कर रहे हैं, आप युवाओं से जुड़ा हुआ विषय है, आप किसी को गुमराह कैसे कर सकते हैं उन चीज़ों को लेके? आप समाज को कैसे गुमराह कर सकते हैं? आप शासन प्रशासन को गुमराह किया, आपने वहाँ पर अपने आप को मान्यता प्राप्त बताया, तो ये अपने आप में एक अपराध की श्रेणी में आता है। तो रजिस्ट्रार महोदय का अपने एक अधिकार है, उन अधिकारों का इस्तेमाल करते हुए जो है उन्होंने सारी सुनवाइयाँ की हैं, सुनवाई के उपरांत जो मेरे द्वारा साक्ष्य प्रस्तुत किए, उनकी जाँच हुई है, जाँच के उपरांत संस्था के जो रजिस्ट्रेशन है उसको निरस्त कर दिया गया और अपना सर्टिफ़िकेट जमा करने के लिए आदेशित किया है कि कार्यालय में जमा कराएँ। दूसरा इसमें गंभीर क्या था प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में जो इन लोगों को हुआ हुआ है कि इसी रजिस्ट्रेशन नंबर पे 51648 एम है इसका रजिस्ट्रेशन नंबर, इसी के ऊपर 2 कार्य समिति काम कर रही हैं। जी। तो ये भी अपने आप में गलत है। भई ये ऐसा ही हो गया जैसे मैं 2 गाड़ी चला रहा हूँ एक ही नंबर प्लेट के ऊपर, हुँ, हुँ। गलत है अपराध, बिल्कुल। है ना? उस चीज़ की जाँच होनी चाहिए। अवैध तरीके से जो चीज़ आपके बायलॉज़ में नहीं है, जो अब चीज़ मेंशन नहीं है, आप उन चीज़ों की वसूली उस तरीके से कर रहे हैं। बहुत सारी चीज़ें थी, सारे साक्ष्य प्रस्तुत किए गए, उन साक्ष्यों के आधार पे ये कार्रवाई हुई है। अभी बात कर लें कि इस संस्था की जो नेशनल बॉडी है, जी। तो उसके ऊपर भी सीबीआई ने एफआईआर कराई है। उसमें भी स्पष्ट लिखा गया है कि आप लोगों के द्वारा जो है स्वयं को नेशनल स्पोर्ट्स फेडरेशन बताया गया है, हुँ, हुँ। जो कि आप नहीं हैं। आपके द्वारा जो सर्टिफ़िकेट्स इश्यू किए गए हैं, फेक सर्टिफ़िकेट्स, वो इस्तेमाल हुए हैं जॉब सिक्योर करने के लिए। आपने गुमराह किया है अपने प्रायोजकों को भी, स्पॉन्सर्स को, खिलाड़ियों को। तो इस संबंध में जो है सीबीआई के द्वारा एफआईआर दर्ज कराई गई है संस्था के तत्कालीन अध्यक्ष और सचिव के खिलाफ। तो इतना बड़ा तंत्र चल रहा है इस चीज़, मतलब सरकार लगातार, मैं बहुत शुक्रगुज़ार हूँ और धन्यवाद देता हूँ अपने माननीय प्रधानमंत्री जी का, जिन्होंने लगातार खेल जगत के लिए प्रयास किया, उसके सकारात्मक
परिणाम भी हमारे सामने आ रहे हैं। आप ग्राफ उठा के देख सकते हैं कि पहले हमारे ओलंपिक्स में कितने मेडल होते थे और 2014 के बाद से क्या हमने उसमें ग्रोथ पाई है। जी, वो इसीलिए है कि सरकार लगातार खेल जगत में हो रहे भ्रष्टाचार के विरुद्ध कार्यरत है, प्रयासरत है। उन चीज़ों को, उस तंत्र को तोड़ने का प्रयास कर रही है लगातार। लेकिन उन चीज़ों को बताना भी तो हमारा फ़र्ज़ है। क्या वो सारी चीज़ें वही करते रहेंगे? हमारे देश का नागरिक होने के कारण हमारे अपने कोई दायित्व नहीं बनते? भई जब हम बताएँगे, तभी तो उस चीज़ के ऊपर बताना होगा ना हमें कि भई इस तरीके से हो रहा है। जब बताएँगे तभी तो उसके ऊपर कार्रवाई होगी। तो बिल्कुल। हो रही हैं, है ना? तो ये चीज़ें हैं। तो लगातार प्रयास चल रहे हैं और सकारात्मक प्रयास और परिणाम भी सामने आ रहे हैं। तो हम तो यही चाहते हैं कि इसके अंदर जो है, क्योंकि इस संस्था की अगर बात करें, जो फेक सर्टिफ़िकेट्स थे, भई आपको अधिकार नहीं है, आप सरकार का जब आप सरकार से मान्यता प्राप्त नहीं है, तो आपको अधिकार नहीं है आप उस नाम का इस्तेमाल करें, जी, है ना? खिलाड़ी, मैंने जैसे पहले बोला, वो मन का साफ होता है, उसे तो मंच चाहिए, वो तो जाके खेलेगा, है ना? लेकिन जो आपने सर्टिफ़िकेट इश्यू किए, उसपे जॉब सिक्योर हो गई, जॉब्स पाई, उन खिलाड़ियों का कोई दोष नहीं है उसके अंदर, बिल्कुल, क्योंकि गुमराह किसने किया? संस्था ने। संस्था में। संस्था ने ही विभाग को भी गुमराह किया खुद को मान्यता प्राप्त बताकर। भई सीधी बात है, आप सर्टिफ़िकेट भेज रहे हो वहाँ पे, यानी आप सोची-समझी साजिश के तहत कर रहे हो जी, और आपने अपना एक तंत्र इस तरीके का, ये सुनियोजित और संगठित अपराध है। इसमें कार्रवाई होनी चाहिए हर एक के ऊपर, क्योंकि प्राउडली, बड़ी ताकत के साथ, बड़े विश्वास के साथ हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी अंतर्राष्ट्रीय पटल पर, अंतर्राष्ट्रीय मंच के ऊपर बोलते हैं उस चीज़ के लिए कि मेरा युवा देश है, क्योंकि सबसे ज़्यादा युवा हमारे देश के अंदर है। अगर है तो वो उस चीज़ के लिए लगातार प्रयासरत है। इस तरीके के लोग अगर स ऐसी संस्थाएँ अगर रहेंगी, तो हम कैसे एक सुरक्षित माहौल युवाओं को दे पाएँगे? बिल्कुल। तो ऐसी संस्था के विरुद्ध कठोर से कठोर कार्रवाई होनी चाहिए और जो आगे उदाहरण बने कि भाई तुम ही नहीं हो, हम भी हैं, हुँ, हुँ। कोई तुम्हें देख रहा है ना? तो कठोर कार्रवाई होनी बहुत आवश्यक है, जो आगे उदाहरण बने ऐसे लोगों के लिए जो इस तरीके का करने के बारे में सोचते हैं। अपराध दूसरा इसके अंदर क्या है कि अपराध ये हुआ है, कुछ लड़कों ने अपनी आयु फर्जी दर्शाई है, कुछ खिलाड़ियों ने फर्जी दर्शाई है और 5 से 20 साल तक का अंतर बाप रे! है ना? तो ये सेंध है हमारे सुरक्षा तंत्र में, जहाँ आज सरकार लगातार घुसपैठियों पे काम कर रही है, तो ये जहाँ से कागज़ तैयार हो रहे हैं, है ना? पहली बात तो जाँच ऐसी हो इस चीज़ की होनी चाहिए कि खिलाड़ियों को इस तरीके से प्रेरित कौन कर रहा है, जो खिलाड़ी अपराध की तरफ बढ़ गया। जी, भई फर्जी दस्तावेज़, फर्जी आयु प्रमाण पत्र, अन्य दस्तावेज़, पासपोर्ट तक फर्जी कागज़ों पे तैयार कर देना, ये अपने आप में गंभीर हुँ, घुसपैठियों को, जो लोग इनको कागज़ तैयार करके दे रहे हैं, वो घुसपैठियों को भी तो तैयार कर रहे होंगे। बिल्कुल, तो उस तंत्र का पता लगना ज़रूरी है। खाली कार्रवाई हम एक व्यक्ति के ऊपर कर दें, तूने ऐसा कर दिया, नहीं, ये उद्देश्य नहीं होना चाहिए। उद्देश्य ये होना चाहिए उसकी जड़ क्या है? हुँ, हुँ। या उन खिलाड़ियों को ऐसा करने के लिए प्रेरित कौन कर रहा है? और मुझे पता है उसमें संस्था अपने आप को बचा लेती है, वो तो कह देती है कागज़ तो आईयू के आपने तैयार करे, हमने तो जो सर्टिफ़िकेट दिया, हम तो सर्टिफ़िकेट की ज़िम्मेदारी ले सकते हैं, है ना? लेकिन अभी एक बहुत अच्छी सूचना मैं दे रहा हूँ, क्योंकि अखबारों में भी आई थी, वैसे मुझे नहीं पता आपको जानकारी है कि नहीं है। भारतीय स्पोर्ट्स कोड में फर्जी आयु प्रमाण पत्रों को लेके सरकार गंभीर हुई। गंभीर होने के बाद उसमें उन्होंने प्रावधान रखा है, जहाँ पहले अपनी बात खिलाड़ी नहीं रख पाते थे, तो मैं धन्यवाद करता हूँ माननीय प्रधानमंत्री जी का कि उन्होंने खिलाड़ियों को वो मंच दिया जहाँ पर वो अपनी बात रख सकें। वहाँ पर स्पष्टता के साथ कहा गया है, मान लिया जैसे आप हैं, आपको लगता है कि किसी व्यक्ति ने फर्जी आयु जी, पे वो खेल रहा है, उसने अपनी आयु कम दर्शाई है ना? गलत आयु का प्रयोग करके वो खेल रहा है वहाँ हुँ, पर। हुँ। तो वहाँ पर उसमें प्रावधान है, आप आवेदन करेंगे मंत्रालय में, जिस खिलाड़ी की शिकायत है, आप वो शिकायत जब आवेदन करा, तो मंत्रालय उसकी जाँच कराएगा, उसकी मेडिकल जाँच कराएगा, अगर दोषी पाया गया, तो दोषी पाए जाने पर उसमें आजीवन प्रतिबंधित का भी प्रावधान है, एफआईआर तक का प्रावधान है मंत्रालय की ओर से, और आपने वो शिकायत की थी, तो आपको पारितोषिक देके सम्मानित भी किया जाएगा। ये उसके अंदर
प्रावधान रख दिया गया है। यानी आने वाली पीढ़ी के लिए लगातार सरकार प्रयासरत है। लेकिन हमारी ज़िम्मेदारी बनती है कि हम बताएँ कि ये भी चीज़ ऐसे हो रही है, इसकी तरफ भी ध्यान आकृष्ट करना ज़रूरी है। जी। तभी एक हेल्दी एनवायरनमेंट हम स्पोर्ट्स का दे पाएँगे। बिल्कुल। जब दे पाएँगे तो अपने आप ही आप अपने आप देखिए ना, जिस लड़के ने अपनी आयु 35 वर्ष होते हुए 25 दर्शा दी और शारीरिक खेल है, शारीरिक क्षमता के आधार पे। आप मानसिक लेवल से कितने भी पॉजिटिव हो सकते हैं, कितने भी सकारात्मक हो सकते हैं, यार मैं कर दूँगा, है ना? लेकिन आयु मैटर करती है, वो 35 साल का 25 की बराबरी नहीं कर पाएगा। बिल्कुल। तो ये अपने आप में आप सही खिलाड़ी तक सही चीज़ पहुँचा दें, पात्र खिलाड़ी को उसको हक दे दें, ऑटोमेटिकली हमारा ग्राफ मेडल्स का बढ़ जाएगा। इस पे काम होने की भी आवश्यकता है। बिल्कुल। उसके लिए ही सरकार ने जो है फर्जी आयु प्रमाण पत्रों से संबंधित और फर्जी आयु से संबंधित गंभीरता से ले रही है इस विषय को। तो इसीलिए वो स्पोर्ट्स कोड के अंदर वो कॉलम डाल दिया गया है। तो ये चीज़ है। सरकार जो है प्रॉपर स्पोर्ट्स कोड के एक भी मानक को, है ना, छोड़ के किसी भी तरीके का कॉम्प्रोमाइज़ करने को इसलिए तैयार नहीं है क्योंकि माननीय प्रधानमंत्री जी को पता है कि मेरे देश के युवाओं से जुड़ा विषय है, खेल जगत के भविष्य से जुड़ा विषय है, तो कोई भी मानक छूटना नहीं चाहिए। तो उस चीज़ के ऊपर काम हो रहा है। एक गलती हुई थी 2012 में, है ना? 2011 के स्पोर्ट्स कोड का पूरी तरीके से पालन नहीं हुआ। उसका रिज़ल्ट ये आया कि इस तरीके के लोग सक्रिय हो गए। हुँ। और क्या 2012 से पहले क्या देश के अंदर कोई और संस्था नहीं थी? अगर कोई और संस्था बॉडी बिल्डिंग की कार्य नहीं कर रही थी तो 6 अर्जुन अवार्ड कैसे हो गए थे? भाई कोई संस्था काम कर रही थी, हुँ। तभी तो उसके 6 अर्जुन अवार्ड आए, बिल्कुल। है ना? तो इन चीज़ों पे एक जाँच की ज़रूरत है ताकि खिलाड़ियों को न्याय मिल सके। क्योंकि जैसे इस संस्था ने फर्जी अपने सर्टिफ़िकेट जो जारी किए, है ना? क्योंकि उसमें सीबीआई रिपोर्ट के अंदर स्पष्ट लिखा हुआ है कि फेक सर्टिफ़िकेट इश्यू हुए हैं जिनका प्रयोग नौकरियों के लिए हुआ। उन खिलाड़ियों का तो कोई दोष नहीं जो उसमें भर्ती हो गए। जी। लेकिन इसके अंदर वो खिलाड़ी अपना ट्रायल या आवेदन करने से रह गए, जो अन्य संस्थाओं से खेलते थे। जी। ये उनके साथ अन्याय हो गया है। दूसरा, जब विभागों को नहीं पता था, जैसे रेलवे को नहीं पता था कि संस्था की मान्यता 2 दिसंबर 2021 के बाद से नहीं है, जी। तो जो विभाग ने प्रॉपर उसमें लिख दिया कि सिर्फ़ इसी संस्था के, क्योंकि उनको तो जानकारी नहीं थी कि भई इस संस्था की मान्यता है कि नहीं है। तो कहीं न कहीं उस तरीके की सूचना का एक अभाव रहा जिसके कारण इस तरीके की चीज़ें हुई। तो यहाँ पर स्पष्ट लिख दिया गया कि सिर्फ़ यही है जो आईबीबीएफ है, इसके ही कागज़ मान्य होंगे, है ना? तो इससे अन्याय उनके साथ हो गया। वो लोग भी आवेदन नहीं कर पाए, जो लोग अन्य संस्थाओं से खेलते थे। हुँ। तो सर जिनके साथ अन्याय हुआ है, क्या उन्हें न्याय मिला है? न्याय भविष्य में मिलेगा, उसका पटल तैयार होना शुरू हो गया है। सरकार के संज्ञान में बात आ गई है, तभी सीबीआई जाँच हुई और सीबीआई क्या है ना, मुँह कब्र में से निकाल रहा है बात को। तो चीज़ें वहाँ से निकल के आएँगी कि तब सबको पता लगेगा कि वो कितने बड़े स्कैम का शिकार हो रहे थे। दूसरी बात ये है, अब ये है, ये अगर आदेश आए हैं, हुँ। तो ये भी तो सरकार ने ही दिया है। जी। अगर रजिस्ट्रेशन निरस्त किया गया है, तो वो सरकार ने ही तो संज्ञान उसका लिया, सुनवाई हुई। भई जो डिप्टी रजिस्ट्रार महोदय हैं, वो शासन का, प्रशासन का वही हिस्सा है, यानी सरकार का ही तो हिस्सा है। जी। उन्होंने अगर कोई आदेश दिया है, तो संज्ञान में आया, उसके ऊपर कार्रवाई ही तो है। तो आने वाले भविष्य में उस तरीके की चीज़ें मिलेंगी, लेकिन उसके लिए हमारा जागरूक होना ज़रूरी है। गलत को गलत कहने का साहस होना चाहिए। आप कह नहीं सकते तो कम से कम सूचित कीजिए, जी। बताइए। क्योंकि अगर किसी चीज़ का आप शिकार हो गए, तो कोई आने वाला जनरेशन में आगे कोई और उसका शिकार ना हो, ये बताना ज़रूरी है। भई जी। सीधा-सा है, माँ भी तो बच्चे को तब दूध पिलाती है हुँ। कि जब वो रोता है ना? तो जब हम बताएँगे ही नहीं, तो कार्रवाई कहाँ से होगी? बिल्कुल। बताने का काम किया है, उस चीज़ पे बोल रहे हैं, तो उस पे काम भी हो रहा है और रिज़ल्ट सामने आ रहे हैं।
ऐसे लोगों को कहीं न कहीं अपने आप में भी हताशा हो रही है। तो सर जब आप सच्चाई को लेके आगे बढ़ रहे थे, आप न्याय की तरफ बढ़ रहे थे, तो आपको कैसे सबूत मिला? आपको कैसे पता लगा कि कुछ घपला चल रहा है इस संस्थान में? अ, इसको करने का उद्देश्य मैं आपको बता चुका हूँ, आने वाली जनरेशन को वो चीज़ें फेस ना करनी पड़े। तो जब मेरे को पता लगा कि ये गड़बड़ है इसमें, चीज़ें तथ्य छुपाए जा रहे हैं, तो वो तथ्य इकट्ठे करने ज़रूरी थे। तो मैंने सूचना का अधिकार के माध्यम से सूचनाएँ एकत्रित करनी शुरू करी। तो तब जाके ये पता चला कि कोई संस्था बॉडी बिल्डिंग की मान्यता प्राप्त ही नहीं है 2021 के बाद से। तो तब पता चला तो फिर विभाग से मैंने पता करा कि भई अगर कोई आपका नाम और लोगो क्या ऐसे इस्तेमाल कर सकते हैं? क्योंकि भई मंत्रालय के नाम और लोगो का अर्थ है एक विश्वास लोगों के अंदर। कोई भी अगर कैसा भी होगा, अगर एक बार बोलेगा ना मैं भारत सरकार से मान्यता प्राप्त हूँ, तो प्रायोरिटी में वो ही रहेगा। तो मेरा ये जानना ज़रूरी था, तो उन्होंने कहा ये पनिशेबल ऑफ़ेंस की श्रेणी में आता है। तो मेरे को वहाँ से पल मिला, तो फिर मैंने पता किया कि इस तरीके से लोग जो हैं आपके नाम का और इसका इस्तेमाल मिसयूज़ कर रहे हैं, तो आपके द्वारा इन पे क्या कार्रवाई की गई? तो उसकी सूचना उपलब्ध कराएँ। तो फिर एक वार्निंग लेटर भेजा गया। तो उस वार्निंग लेटर के माध्यम से जो है उन लोगों को सूचित किया गया कि आप लोग बिना अनुमति, बिना मान्यता के हमारे लोगो और नाम का इस्तेमाल नहीं कर सकते। अगर आप अनऑथराइज़्ड वे में हमारा करते हैं, तो फिर आपके ऊपर कार्रवाई होगी। तो ये वार्निंग लेटर किसने भेजा था? वार्निंग लेटर मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स ने भेजा था, ओके। है ना? तो संस्था को। हुँ। तो फिर भी लेकिन उसके बाद भी लेकिन इस बीच में जब हमने पता किया, इस बीच में वो लोग इस तरीके का अपराध कर चुके थे। भई सीधी बात है, अपराध ही कहूँगा, जिसको मंत्रालय भी मान रहा है, वो कह रहा है कि भई ये पनिशेबल ऑफ़ेंस की श्रेणी में आता है। तो जब ये अपराध बीच में घटित हो गया, और इतना ही नहीं, इससे कोई विभाग अछूता इसलिए नहीं रहा, इस संस्था ने सबको गुमराह किया। क्योंकि ऑब्वियस है, कोई भी विभाग ऐसा ही सोचेगा, क्योंकि जब पिछले 2012 के बाद से इनके पास मान्यता रही, तो हर विभाग यही सोचेगा, पता करने की कोशिश भी नहीं करेंगे। उन्हें पता है कि हाँ, मान्यता है इसीलिए, और वो अ, एलिजिबल अपने यहाँ जितनी स्पोर्ट्स कोटे की भर्ती होंगी, तो उसके लिए वो खुला मंच रखेगा उनके लिए। लेकिन विभाग को तो सूचना नहीं थी ना कि भई इस चीज़ से संबंधित कि इनकी मान्यता समाप्त हो चुकी है और वो इस तरीके से पेपर्स का मिसयूज़ हो रहा है। तो और इसमें कोई मतलब सेंटर से आप ये देखिए कि इसमें रेलवे, जीएसटी डिपार्टमेंट, कस्टम डिपार्टमेंट, कोच फैक्ट्री, आपका अगर बात करें, इतना ही नहीं है इसके अंदर, कई दस्तावेज़, कई खिलाड़ी इस तरीके के भी हैं, जो बॉडी बिल्डिंग नहीं, अदर अदर एक्टिविटी के हैं, और वो बॉडी बिल्डिंग के नाम पे भर्ती हो गए। अदर एक्टिविटी एज़ इन? लाइक जैसे वो है स्पोर्ट्स फिज़िक्स है, वो बॉडी बिल्डिंग पे भर्ती हो गया। और जबकि स्पोर्ट्स फिज़िक्स जो है वो अ, या वीमेन स्पोर्ट्स फिटनेस कह लें, तो वो स्पोर्ट्स की श्रेणी में ही नहीं है। जब श्रेणी में नहीं है, तो उसको भर्ती करके आप एक बॉडी बिल्डर, एक पात्र खिलाड़ी का हक क्यों खा गए? ये सब है इनका तंत्र। इन लोगों ने एक तरीके से विभागों को गुमराह किया और मिसयूज़ करके ये परिणाम सामने आए हैं। है ना? तो उन चीज़ों पे काम होना ज़रूरी है, और सरकार ने उस चीज़ का संज्ञान लिया, और उसके ऊपर जैसे मैंने बताया कि एफआईआर भी और अन्य प्रक्रियाएँ शुरू हो गई हैं। पर मैं फिर निवेदन करूँगा जो मंत्रालय से कि ऐसे लोगों को कतई ना बख्शा जाए, क्योंकि इन लोगों ने विश्वास को इस्तेमाल किया है। भारत सरकार के नाम का इस्तेमाल किया है, और उसको आधार बना के अपने व्यक्तिगत स्वार्थ सिद्ध किए हैं। और ये इतना ही नहीं, पूरे देश के अंदर हुआ है इस तरीके से, क्योंकि कोई विभाग बचा ही नहीं है उसके अंदर जो सेंटर का था, जहाँ पर खेल कोटे के अंतर्गत बॉडी बिल्डिंग की भर्ती थी, वहाँ पे ये हुआ, और आज भी ये चीज़ें हो रही हैं। मतलब अभी भी जो भर्तियाँ जिस तरीके से हो रही हैं, आप अगर उन्हें प्रॉपर आप बताइए ना, कितना खुला मंच उसके लिए दिया गया है। अभी सिस्टम को ठीक होने में समय लगेगा, जिसके लिए सरकार लगातार प्रयासरत है। क्योंकि ये आज से तंत्र नहीं चला आ रहा। कहीं न कहीं उस तंत्र के अंदर जब इस तरीके के लोग एक्टिव हो गए,
तो उनको बल मिला। ऐसे ही उनकी अब कमर टूटनी शुरू हो रही है। ना? तो ये चीज़ है और होगा। तो आपको लाइक फर्स्ट टाइम पता कैसे चला कि इतना फ्रॉड हो रहा है? आपको एक नॉलेज कैसे मिली? कि आपने कोई रिसर्च करी या अ, आपके खुद के साथ हुआ ऐसा? इसके अंदर जब फर्स्ट टाइम अपने आप फेस किया, लेकिन वो विषय संस्था के, क्योंकि देखिए, वो विषय था फर्जी आयु प्रमाण पत्र का। हुँ, यहाँ पर क्या है, संस्था शुरू तो वहाँ से हुआ। हुँ, पता लगना शुरू हुआ चीज़ों का कि इसमें तो संलिप्तता ही संस्था के लोगों की रहती है, क्योंकि किसी भी विभाग के अंदर जब पैनल बैठता है, तो वो मान्यता प्राप्त संस्था का ही बैठेगा। हुँ। बैठेगा इन द सेंस विभाग तो होगा, लेकिन जजिंग पैनल ट्रायल में वहाँ से माँगा जाता है। देन उसके बाद उन सर्टिफ़िकेट्स को सत्यापित भी तो संस्था को ही करना होता है। हुँ। तो वो पूरा एक उस तरीके का तंत्र बना हुआ है, तो जब उसमें पहले उस तरीके, अब देखिए, मैं जब 10 साल से काम कर रहा हूँ, तो अब मैं आपसे अगर 10 साल से मिलता-जुलता हूँ, तो एक विश्वास बन जाता है ना? तो जो मैं एक उस तरीके की, कहते हैं ना, जो सो कॉल्ड सेटिंग बोलते हैं, हुँ, हुँ, सेटिंग, हुँ। तो वो चीज़ बन गई और उसका एक इनका पूरा एक टीम गठित हो गया, उस तरीके का चलना शुरू हो गया। यहाँ तक है कि अगर बात करें कि ऐसे मतलब जैसे रेलवे के अंदर जो हैं, कुछ लोग रे स्पोर्ट्स कोटे से भर्ती नहीं हुए। भर्ती ना होने के बावजूद फैसिलिटीज़ स्पोर्ट्स कोटे की ले रहे हैं। टीम कोच के रूप में, ट्रेनर के रूप में, टीम मैनेजर के रूप में भर्ती हुए हैं सिविल से, जिसका कोई स्पोर्ट्स बैकग्राउंड नहीं, कुछ नहीं। ऐसे लोगों को ज़िम्मेदारियाँ दे दी जाती है, इतनी अहम ज़िम्मेदारी, टीम मैनेजर, टीम कोच और इस तरीके से। कोई बैकग्राउंड नहीं, स्पोर्ट्स बैकग्राउंड नहीं, और फैसिलिटीज़ स्पोर्ट्स की। तो क्या हो रहा है? जिस चीज़ के लिए वो व्यक्ति रखा गया, वो उस चीज़ का तो निर्वहन कर नहीं रहा है। जी। तो वही तंत्र, वही लोग फिर ऐसी संस्थाओं को प्रमोट करते हैं। ऐसे वो कैसे एक्टिव हो गए, कोई पूछे तो? अब जब उस चीज़ की इंक्वायर करेंगे तो आपको सब समझ में आ जाएगा, दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा, कि चीज़ें हैं, कौन-सी जड़ें कहाँ जुड़ी हुई हैं, है ना? तो इतने बड़े लेवल पे विभागों को के साथ भी इन्होंने गुमराह करके इस तरीके की हरकत कर दी, जो पात्र खिलाड़ियों का जो उनके हक थे, उसका हनन हुआ। क्योंकि उन्हें तो मौका नहीं मिला। मौका उनको मिला कि जो इस तरीके की वो सेटिंग का हिस्सा थे। अब जैसा आपने बताया कि 2021 के बाद मान्यता खत्म हो गई थी फेडरेशंस की। उससे पहले कौन-कौन से थे फेडरेशंस लाइक जिनकी मान्यता थी और 2021 के बाद बंद क्यों हो गई ऐसे? अ, वो तो देखिए, मैं बताऊँ आपको, 2021 के बाद मान्यता सरकार के द्वारा इसलिए निरस्त की गई है, मानकों को लेके उसको गंभीरता से, मैंने बताया ना कि हुँ, हमारी सरकार बिल्कुल भी किसी भी तरीके की लापरवाही या कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि देश के युवा भविष्य से जुड़ा विषय है ये, खेल जगत से जुड़ा विषय हुँ। है। तो निरस्त तो हुई है इसलिए। फिर इसकी जो बात करें 2012 से पहले की, तो 2012 से पहले भी कोई संस्था तो एक्टिव थी, तभी तो 6 अर्जुन अवार्ड हुए हैं, हुँ, नहीं तो क्यों होते, है ना? तो वो चीज़ जो मेरे को जानकारी है, उस संस्था की जो पहले एक्टिव थी, उस संस्था की जो इंटरनेशनल बॉडी है, वो 1946 से चली आ रही है, इतनी पुरानी संस्था। ये जो संस्था जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, जिसके खिलाफ सीबीआई ने एफआईआर दर्ज कराई है, अगर इस संस्था की बात करें, तो इसका जन्म ही 2010 में हुआ। इसकी इंटरनेशनल बॉडी का अगर बात करें, तो 2010 में जन्म हुआ है उसका। तो क्या 2010 से पहले वर्ल्ड में भी कोई बॉडी नहीं थी? बिल्कुल होगी। भारत में भी कोई बॉडी नहीं थी? तो ये चीज़ जाँच का विषय है, इसको गंभीरता से लेना चाहिए, क्योंकि ऐसे लोगों को ही बढ़ावा देंगे जो कभी हितैषी नहीं हो सकते युवाओं के, क्योंकि वो तो फ्रॉड, जो खुद क्राइम कर रहा, तो वो अपने बचाने के लिए ऐसे ही लोगों को जोड़ेगा, हुँ। जो गलत हैं। सही व्यक्ति इनसे दूरी बनाएगा। तो वो चीज़ है, तो इसलिए इसके ऊपर और गहनता से जाँच हो, और जहाँ जिस तरह बेहतर और सकारात्मक प्रयास करके आज हम अंतर्राष्ट्रीय पटल पर इस खेल जगत के अंदर स्टैंड होने शुरू हुए हैं, खड़े बढ़िया परफॉर्मेंस हम इम्प्रूव कर रहे हैं, क्योंकि मैं अच्छा इसलिए बोलूँगा कि हम लगातार ग्रो कर रहे हैं, हर साल हमारा ग्राफ बढ़ रहा है, तो यानी मेरी सरकार बहुत बेहतरीन काम कर रही है।
तो इन लोगों के ऊपर ना प्रॉपर जांच के साथ साथ और बहुत गंभीर चीजें निकल के आएंगी। मैं फिर आपके माध्यम से इस बात को बोल रहा हूँ, कागजों के अंदर बहुत बड़ा झोल निकल के आएगा। आप एक बार जांच कराएं और मंत्रालय इसके ऊपर एफआईआर दर्ज कराए, क्योंकि उसके नाम का इस्तेमाल करके इन्होंने इतना बड़ा स्कैम कर दिया। तो जिनके साथ स्कैम हुआ है, जिन जवान लड़कों के साथ स्कैम हुआ है, उनको जो भी मिला है नौकरी, जो भी मिली है, उसके बाद स्कैम पकड़ने के बाद जो उनको जॉब मिली है वो उनके पास रहेगी कि उनको कुछ सरकार बाद में कुछ अरेंज करेगी उनके लिए? देखिए सीधी बात है कि उनका क्या दोष उसमें। खिलाड़ी को मंच चाहिए, वो तो खेलेगा जाके, उसे जहाँ गेम मिलेगा वो खेलेगा। जब वो खेलेगा तो उसमें तो उनका दोष नहीं है। वो तो यही सोच के गया ना, क्योंकि इन्होंने अपने आप को मान्यता प्राप्त दर्शाया और सब जानते हैं इस बात को कि जो मान्यता प्राप्त है उसी के सर्टिफिकेट्स वैलिड होते हैं स्पोर्ट्स कोटे में नौकरी पाने के लिए। तो वो तो उस मंच पे ये जान के गए ना कि हम तो मान्यता प्राप्त संस्था का अंग है, उसके साथ खेल रहे हैं हम। वो तो इस उद्देश्य से गए थे। फ्रॉड तो संस्था ने किया है, सर्टिफिकेट किसने बांटे, किसने अपने आप को मान्यता प्राप्त बताया, तो उनके साथ भी तो फ्रॉड हो गया। और उन्हीं कागजों का वहाँ विभाग में इस्तेमाल हुआ, तो विभाग को भी उन लोगों ने छला है, उन्हें भी गुमराह किया है, तो विभाग को भी उनके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। बिल्कुल। क्योंकि जब मंत्रालय ये कह रहा है कि हमारे नाम का इस्तेमाल करना, दुरुपयोग करना अपराध की श्रेणी में है, तो उस पे कार्रवाई होनी चाहिए ना, विभागों को उस पे कार्रवाई करनी चाहिए। कारण ये है कि ऐसी संस्था के ऊपर कार्रवाई होगी तो भविष्य में सिस्टम जो ये इस तरीके के लोग साहस करते हैं, इनकी कमर टूटेगी। खिलाड़ी जागरूक होना शुरू होंगे, पता करेंगे, वो अवेयरनेस आएगी उन चीज़ों को लेके कि भाई हमें कहाँ खेलना चाहिए, कहाँ नहीं खेलना चाहिए। ये तो अब ऐसा हो गया कि जब देश के अंदर बॉडी बिल्डिंग की कोई संस्था ही नहीं है मान्यता प्राप्त, तो सभी को अधिकार मिलना चाहिए था ना। तो अब जो भर्ती हो गए, उनके लिए तो मैं ये कहूँगा कि आप लोगों को गुमराह कर दिया, लेकिन जो पात्र बन सकते थे, वो तो उस चीज़ से रह गए ना, वो उन खिलाड़ियों के साथ तो अन्याय हो गया ना। बिल्कुल। तो इसके लिए कार्रवाई कठोर होनी बहुत ज़रूरी है। तो मैं माननीय प्रधानमंत्री जी से यही आग्रह करूँगा, जहाँ आपने पूरे खेल जगत के लिए, जहाँ हम आज अंतर्राष्ट्रीय पटल पर ऊँचाइयों को छू रहे हैं, वहाँ पर ऐसे लोगों को इस सिस्टम से बाहर करना ज़रूरी है। कोड हैं, जिनकी बुनियाद झूठ के ऊपर टिकी हुई है ना, वो कभी एक हेल्दी एनवायरनमेंट खिलाड़ियों के लिए पैदा ही नहीं कर सकते। ऐसे लोगों को बाहर होना ज़रूरी है, इन पे बिल्कुल। कार्रवाई होनी ज़रूरी है। बिल्कुल। ओके सर, जैसा आपने बताया कि एक जैसे ये संस्था निरस्त हुई है, तो आगे के आगे ऐसा कुछ और भी है जो होना चाहिए अभी? इसमें मैं हमारे मुख्यमंत्री जी, श्री योगी आदित्यनाथ जी, वो लगातार भ्रष्टाचार की कमर तोड़ रहे हैं, अपराधियों की कमर तोड़ रहे हैं। और मतलब अपराधियों की और भ्रष्टाचारियों की जो है, माफियाओं की, वो प्रॉपर काल है उनका। तो ये जो निरस्त हुई है, इनके द्वारा भी यही किया गया। इसमें भ्रष्टाचार भी है और अपराध भी है और सुसंगठित अपराध है। जो निरस्त हुई है, जब ये कह दिया कि भारत सरकार के नाम का दुरुपयोग हुआ है, जैसे मैंने पहले भी बोला कि जो खेल मंत्रालय है उसने बोला है कि ये अपराध की श्रेणी में आता है, तो अपराध हुआ, तो इसकी गहन जांच हो, इन पे प्रॉपर कठोर कार्रवाई हो, ताकि प्रदेश के अंदर इस तरीके की संस्थाएं जो हैं, जो चली आ रही हैं पुरानी, क्योंकि हम भारतीय जनता पार्टी लगातार बदलाव के लिए प्रयास कर रही है। उन चीज़ों में जो पहले घटित हुए, उन चीज़ों को ठीक करने के लिए प्रयासरत है। तो ये एक भ्रष्टाचार और अपराध दोनों ही इसके अंदर सम्मिलित हैं। तो इसको जो है प्रॉपर इसके ऊपर कठोर कार्रवाई करें, ताकि जैसे अन्य के ऊपर कार्रवाई प्रदेश सरकार के द्वारा लगातार की जा रही है, वो इनके ऊपर भी कठोर कार्रवाई हो। एक उदाहरण स्थापित हो कि हमारे प्रदेश में ये बर्दाश्त नहीं होगा। इस तरीके के लोग बर्दाश्त नहीं होंगे जो खिलाड़ियों के भविष्य के साथ इस तरीके का कृत्य कर रहे हैं, उन्हें खतरे में डाल रहे हैं। और जो जैसे इसका बताया मैंने कि इनका तंत्र इस तरीके से इतने टाइम पीरियड के अंदर स्थापित हो चुका है। माननीय सदन में, विधान परिषद में जब ये विषय आया था, तो मैंने उससे संबंधित
जब देखा तो इसमें भी गुमराह करने वाले जवाब प्राप्त हुए हैं। अब जैसे बोल दिया कि भारत सरकार के नाम का दुरुपयोग हुआ, कि तो भारत सरकार से जुड़ा विषय है तो हम इसमें कार्रवाई नहीं कर सकते। लेकिन सूचित तो करेंगे ना कि हमारे प्रदेश के अंदर इस तरीके का अपराध हो रहा है और आपके नाम का दुरुपयोग हुआ, तो सूचित करके हम इसमें कार्रवाई की मांग तो करेंगे, तो बिल्कुल होना चाहिए था। अब भैया बात कर ले उत्तर प्रदेश ओलंपिक संघ की, जहाँ उत्तर प्रदेश ओलंपिक संघ ने गुमराह करने वाला जवाब दिया है कि भारत सरकार से मान्यता प्राप्त संस्था को ही हम मान्यता देते हैं अपने प्रदेश के अंदर। जी। तो संस्था की मान्यता तो दिसंबर 2021 के बाद समाप्त हो गई थी। जी। आपने 2023 में 8वें महीने में कैसे मान्यता दे दी? यानी आपकी कथनी और करनी में दोनों में फ़र्क है। विवाद इसको जो है इन्होंने एक विवाद का रूप देने का प्रयास किया कि ये तो सहारनपुर में एक चल रहा कोई विवाद है। ये तो पूरे प्रदेश के अंदर चलता हुआ स्कैम है, जो खिलाड़ियों को और सबको गुमराह कर दिया, रिपोर्ट में स्पष्ट है। एक बात आप सोचिए ना, मैं तो डिप्टी रजिस्ट्रार महोदय का धन्यवाद देता हूँ। मैं खुद जब मेरे ऊपर इतना प्रेशर आ सकता है चीज़ों को लेके, तो उनके ऊपर भी तो प्रेशर डलवाया होगा, जब इतना बड़ा तंत्र है इन लोगों का, जिनका साहस इतना है कि मान्य सदन को भी गुमराह करने का प्रयास करें। जी। उन्होंने निष्पक्षता के साथ इसके अंदर जाँच की, हमने वो साक्ष्य प्रस्तुत करे, तब जाके निरस्तीकरण का हुआ। तो मैं माननीय हमारे प्रदेश के मुखिया परम आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी, हमारे मुख्यमंत्री जी से मैं निवेदन करूँगा, आग्रह करूँगा सभी खिलाड़ियों की ओर से कि इस विषय को गंभीरता से लेकर इस भ्रष्टाचारी और आपराधिक प्रवृत्ति की, क्योंकि जो इन्होंने कृत्य किया वो मैं तो कागज़ों के आधार पे बात कर रहा हूँ, उस पे कठोर से कठोर कार्रवाई हो, इन पे एफआईआर दर्ज हो और जो लोग इसमें संलिप्त हैं, उनके ऊपर कठोर कार्रवाई करके समाज में भी एक संदेश जाए, समाज भी जागरूक हो कि हमें किन चीज़ों को लेके सचेत रहना चाहिए। तो आपकी बातें सुन के एक थॉट आया कि जो आम जनता है, जैसे हमारी यंग जनरेशन है, कुछ गलत होता है तो वो स्टैंड नहीं ले पाते हैं। वो सोचते हैं कि क्यों घुसना लड़ाई में, जब हम लोग अपनी लाइफ इजीली गुजार सकते हैं, कुछ छोटा-मोटा काम करके, कुछ भी करके, लड़ाई में घुस के क्यों टाइम वेस्ट करना, क्यों दिक्कत लेनी। आपके माइंड में कैसे आया कि अब मैं नहीं, मैं अकेला ही खड़ा होऊँगा, मैं अकेला ही कर लूँगा, सब मैं हैंडल करूँगा? ऐसा अब जनरेशन ना ज़्यादा पढ़ी लिखी हो गई है, ज़्यादा समझदार हो गई है और जब ज़्यादा पढ़ा लिखा आदमी हो जाता है ना, तो वो अपनी चीज़ों को लेके बहुत चूज़ी और जब दिमाग से सोचता है तो चीज़ों को लेके कहीं न कहीं उसका स्वार्थ रहता है। अब बात करें अगर ऐसा, मुझे लगता है कि जब आदमी कम पढ़ा लिखा होता था ना, तो चीज़ों को बेहतर समझ पाता था। क्योंकि दिमाग का और मन का दोनों का कोऑर्डिनेशन बहुत अच्छे से बैलेंस्ड रहता था। जी। अगर उस तरीके के लोग जब पहले थे जब लोग इस तरीके के, तभी ये देश आज़ाद हुआ। अगर वो भी सोच लेते ना इस चीज़ को कि हमें क्या पड़ी है, जो जीवन चल रहा है वो तो चल ही रहा है। उस बिल्कुल। पीड़ा को, उन चीज़ों को उन्होंने सहा। जब सहा, फेस किया, तब उन्हें लगा नहीं, अगली पीढ़ी को हम क्या दे के जाएँगे। उन्हें क्या पड़ी थी? अपना जीवन काटते और चले जाते। अगली पीढ़ी अपने आप देखती रहती, है ना? जी। तो वो उन्होंने, क्योंकि वो भली-भाँति जानते थे इन चीज़ों को कि जो आज हम संघर्ष कर रहे हैं, जो आज हम बोल रहे हैं, जो हम काम कर रहे हैं, उसका फल आने वाली पीढ़ी को मिलेगा। जी। शायद उस आज़ादी को देखने के लिए हम नहीं होंगे। समस्या वो एक टैगलाइन हम बचपन से सुनते आते हैं, आपने भी सुनी होगी कि लोगों को भगत सिंह दूसरों के घरों में चाहिए, बिल्कुल। अपने घर में नहीं चाहिए, है ना? अगर उस टाइम पे आप वो मेंटल लेवल देखो ना, क्या होगा? हुँ। 22-23 साल के लड़के, है ना? और क्या मेंटल लेवल था कि जो ये जानते थे कि यार मैं आज जो कर रहा हूँ, इसके परिणाम सकारात्मक वे में उन लोगों को जगाने का काम करेंगे और देश आज़ादी की तरफ बढ़ेगा। हाँ, उस आज़ादी को देखने के लिए मैं जीवित नहीं हूँगा, है ना? तो उस लेवल को सोचो, उन्हें महसूस करो खाली। हुँ। जब उनकी जयंती है, हम उस पे उनसे रिलेटेड चर्चा करें, बात करें उनसे। आपने धारण तो कुछ नहीं किया उनसे, सिर्फ़ बात की, आए, माला चढ़ाई हुँ। प्रतिमा पे, दिया जलाया और अपना चल दिए। धारण क्या किया उनसे? मैं खिलाड़ी होने के नाते आपसे एक चीज़ पूछता हूँ, सिर्फ़ मेजर ध्यानचंद ही के नाम पे स्पोर्ट्स डे क्यों मनाया जाता है? ऐसा नहीं था कि जितने उनके अचीवमेंट थे वो कोई और अचीव नहीं कर पाया, है ना? बिल्कुल। बता सकते हैं आप मेरे को क्या कारण था? मैं बता रहा हूँ आपको।
वो ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने हिटलर को मना कर दिया कि मेरा देश पहले है। फैसिलिटीज़ और सारी चीज़ें देने के बाद नहीं, अपना देश नहीं छोड़ूँगा। हिटलर ने उनसे बोला था इस चीज़ के लिए कि तुम इधर आ जाओ, तो यानी उन्हें भी लोभ, लालच वो सारी चीज़ें दी गई ना। अगर देश से प्यार ना होता ना, तो वो जा सकते थे, क्यों नहीं गए? खिलाड़ियों के लिए भी उनका देश पहले है, क्या बात है। जवान के लिए भी उनका देश पहले है। डिसिप्लिन्ड जीवन फौजी का भी है, खिलाड़ी का भी जीवन डिसिप्लिन्ड है। दोनों एक ही चीज़ सोचते हैं, एक देश के लिए लड़ना चाहता है, उसे सुरक्षित करना चाहता है, लेकिन वही खिलाड़ी का है। अगर किसी भी खिलाड़ी से किसी भी स्तर पे खेलता हो, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी खेलता होगा ना, तो आज उससे बात करोगे ना, वो सीधा ये बोलेगा, यार कंट्री रिप्रेजेंट करना, मुझे अपने देश के लिए खेलना। तो यहाँ पर जो है ना, तो उन भाव को समझना बहुत आवश्यक है। एक नई पौध को उस लेवल तक लाने के लिए कहीं न कहीं किसी को तो बोलना पड़ेगा। बिल्कुल। जो चीज़ मैंने झेली, मेरा प्रयास ये है कि आने वाली जनरेशन उन चीज़ों को फेस ना करे, क्योंकि उस पीड़ा को मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ। बहुत अच्छे से जानता हूँ, बहुत पीड़ा होती है। अब मान लिया किसी जॉब के अंदर पात्र व्यक्ति जो था, उससे उसे उसका हक ना दे दिया जाए, उसने आवाज़ उठाई नहीं, उसका प्रतिकार नहीं किया, तो परिणाम ये होता है सारी उम्र उसको देख के दुखी होता रहता है कि यार यहाँ पर मैं बैठा होता, जहाँ पर ये अपात्र व्यक्ति बैठा है। तो उस पीड़ा को वही व्यक्ति जान सकता है, उनसे पूछिए, मैंने तो उन चीज़ों का प्रतिकार किया और गलत होने भी नहीं दिया। कहीं तो साहस करना होगा ना। बिल्कुल। कोई चीज़ होती है कि कुदरत ने आपको, परमात्मा ने इसलिए भेजा, तू इस चीज़ के लिए नहीं बना भाई, हुँ, है ना? तो उस चीज़ को ऐसे समझ लो कि जो चीज़ मैं अपने लिए नहीं कर पा रहा, तो उस चीज़ को मैं दूसरों के लिए कर लूँ, बिल्कुल। क्या पता हो जाए। और मेरे साथ यही होता है, मैं आज अपने लिए कुछ करने जाता हूँ, नहीं होगा। अभी 10 आदमियों के लिए कुछ करने के लिए जाऊँ, कुछ माँगने के लिए जाऊँ, तुरंत मिलेगा। तो मैंने भी अपने माइंड को, ये तो आपको तय करना है कि किसी चीज़ को सकारात्मक वे में धारण कैसे करोगे। तो मैंने अपना मन उसी तरीके का बना लिया कि मैं अपने लिए बना ही नहीं हूँ, मैं बना ही दूसरे के लिए हूँ। तो ये चीज़ है, ये तय जनरेशन को करना है। तो कहीं-कहीं हर जगह दिमाग नहीं लगाया करते, थोड़ा-सा मन से भी कोऑर्डिनेशन बनाना चाहिए। बिल्कुल। तो वो चीज़ है, तो गलत है। तो जब तक लगातार सरकार जो है भ्रष्टाचार की कमर तोड़ रही है, गलत लोगों की कमर तोड़ रही है, तो जब तक आप उन्हें बताओगे नहीं, उन तक सूचना कैसे पहुँचेगी? बताओगे तो किसी माध्यम से, आप बताना तक नहीं चाहते हैं और फिर कहते हैं कि ये भ्रष्टाचार हो रहा, वो हो रहा। आपने बताया, अपनी ज़िम्मेदारी पूरी की, देश का नागरिक होने की ज़िम्मेदारी पूरी की। कितने लोग देश को लेके गंभीर रहते हैं? 15 अगस्त, 26 जनवरी पे याद आती है इन लोगों को, बिल्कुल। है ना? तो देश क्या खाली एक आदमी से, भाई हर वर्ग का जब तक समायोजन होके, सब एकजुट होके प्रयास नहीं करेंगे, तब तक माननीय मोदी जी का सपना भी पूरा नहीं होगा। उनका सीधा-सा कथन है कि देश को, भारत को विश्व गुरु बनाना है, तो हर एक वर्ग का साथ में उनके लगना, उनका सहयोग करना। हम खाली ये छोड़ के बैठ जाए, नहीं जी, प्रधानमंत्री जी करेंगे। ये कह देना ये मेरी ज़िम्मेदारी पूरी नहीं हो गई, हर चीज़ का दोष देना, तो आप कौन-सा जागरूक होके काम कर रहे हैं? आपने जो गलत हो रहा उसके लिए किसी को सूचित किया, बताया, तो ठीक कहाँ से होगा? तो फिर आपको ये कहने का भी अधिकार नहीं है कि ये गलत हो रहा है ना? तो ये चीज़ है, तो इन चीज़ों पे गंभीर होना पड़ेगा। अपनी बात के लिए आप माननीय मोदी जी को सब प्रॉपर एक इस तरीके से पोर्टल और एक विभाग इस तरीके से उन्हें सूचित तो करो। इतना तो आप कर सकते हैं। आप गोपनीय रह के भी उन चीज़ों को कर सकते हैं। तो सारी चीज़ों के ऑप्शन सरकार ने खड़े कर दिए, तो आप सूचना तो पहुँचाओ। और कम से कम इतना सोच लो कि अगर जो मेरे साथ हुआ तो आगे ना हो, क्योंकि भई परिवार सबका है ना? बच्चे भी हैं, उनके लिए कर रहे हो ना। अगर अपने साथ कुछ हो गया तो क्या उनके लिए आप सुरक्षित माहौल नहीं देके जाएँगे? आप बिल्कुल देके जाएँगे, उनके लिए व्यवस्था करते हैं ना। तो ज़रूरी नहीं है कि आज स्पोर्ट्स में या किसी अन्य गतिविधि के अंदर आपके साथ कोई बात होगी, तो आगे वाली जनरेशन की भी तो ज़िम्मेदारी हमारी बनती है, इस देश की ज़िम्मेदारी भी तो हमारी बनती है। खाली हम उन चीज़ों को शासन-प्रशासन के ऊपर डालते रहें, ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा, नहीं, ये नेगेटिव है। हर चीज़ को आप सकारात्मक वे में क्यों नहीं सोचते? भई अगर कोई चीज़ मेरे साथ घट गई, मैं उस चीज़ के लिए छाती पीटता रहूँ कि ये हो गया, ये हो गया। अरे भाई ठीक है यार, मेरे साथ अगर ऐसा हुआ, मैं इसके लिए नहीं बना, तो मैंने दूसरों के लिए प्रयास करने शुरू कर दिए। वो सकारात्मक वे में आने शुरू हुए ना, रिज़ल्ट आए ना। हुँ। बोलने से करने से ही तो हो रहे हैं ना, इतना भी हुआ ना, आगे की परमात्मा देखेगा। तो ये बात है। अगर आपको ऐसे ही कंटेंट और देखने हैं पब्लिक अवेयरनेस पे, तो प्लीज़ विज़िट करें हमारे चैनल को, जिसका नाम है पब्लिक अलर्ट 24/7 एंड प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स।